नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 17 अक्टूबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बची हुई जो पूरे सेक्शंस हैं उन सभी को। सबसे पहले हाईलाइट की अगर बात करें तो फर्स्ट न्यूज़ जो रहेगी वो है फर्टिलाइज़र्स की शॉर्टेज भी चल रही है। कोल की शॉर्टेज के बारे में हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। अभी फर्टिलाइज़र्स की शॉर्टेज भी देखने को मिल रही है और फार्मर्स को सबसे ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके पीछे एक तो वजह है ग्लोबल प्राइस सर्ज, ठीक है। तो पूरा मुद्दा है, उसको थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी इधर न्यूज़ है कि T20 वर्ल्ड कप जो कि यूएई में अभी इंडिया होस्ट कर रहा है, ठीक है ना। इंडिया होस्ट है और जबकि गेम्स खेले जाएंगे यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है। तो इस वर्ल्ड कप के बाद में इंडिया के हेड कोच के तौर पे राहुल द्रविड़ को कहा गया है कि आप अपना नॉमिनेशन दें, जिससे कि फिर आगे जो रवि शास्त्री के बाद में प्रोसीडिंग्स है वो आपके बेसिस पे की जा सके। तो ये एक मुद्दा हो गया। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक प्लान किया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है उसको लेकर के जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या इम्पोर्टेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उन कंट्रीज़ की एक मीटिंग होनी चाहिए। तो इंडिया देखो पाकिस्तान को भी इन्वाइट कर सकता है, बाकी और दूसरे कंट्रीज़ कौन कौन से उनके नाम भी हम जानेंगे। इसके आगे पेज नंबर 4 पे हम एक न्यूज़ देखेंगे, वो ये है कि गिलानी के ग्रैंडसन, ठीक है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट को जो लीड कर रहे हैं, अभी तो उनकी डेथ हो गई गिलानी की। तो गिलानी के ग्रैंडसन की जो सर्विसेज हैं वो गवर्नमेंट सर्विसेज में काम कर रहे थे, उनकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया क्योंकि सिक्योरिटी इंटरेस्ट को देखते हुए। तो जानेंगे क्या है बेसिस इसके पीछे, टर्मिनेशन जो किया गया है उसके पीछे, ठीक है। इसके आगे फिर हम देखेंगे माइंड सेट दैट हार्म्स ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स को लेकर के क्या क्या इंटरनेशनल कन्वेंशंस अवेलेबल है। एक इम्पॉर्टेंट है जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बेसिस पे हम इस आर्टिकल को देखेंगे। अभी रिसेंट जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्पीच था, स्टेटमेंट था, उसको यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। बट हाँ, कुछ प्रोविजंस हैं वो हमें जानने ज़रूरी हैं, वो जानेंगे। इसके आगे इकोनॉमी पेज पे एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ चाइनीज़ इम्पोर्ट जो है वो कम नहीं हो रहा है और हम जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं उसको डिफाई कर रहा है कि वाकई में हम अभी आत्मनिर्भर भारत बनने से बहुत दूर हैं, ठीक है। इसके आगे वर्ल्ड पेज पे एक तो न्यूज़ देखेंगे हम, नासा का जो ल्यूसी एक कह सकते हैं कि एस्ट्रॉइड्स को स्टडी करने के लिए स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया है उसके बारे में। और दूसरा इधर है आसियान कंट्रीज़ की जो मीटिंग हो रही है उसमें म्यांमार के जो जंटा लीडर, मतलब म्यांमार की मिलिट्री के जो लीडर हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है। ये पहली बार या फिर आप कह सकते हो कि बहुत कम बार ऐसे कदम उठाए जाते हैं आसियान कंट्रीज़ के द्वारा, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बचे हुए आर्टिकल्स उन पे और नज़र डाल देंगे। अब डिटेल में देखते हैं सबको। सबसे पहली है फर्टिलाइज़र स्टॉक जो है वो डाउन हो रहा है और ग्लोबल प्राइसेस भी राइज हो रही है। इसकी वजह से किसानों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है और उसमें मेन जो है वो है डीएपी, ठीक है। डीएपी जो फर्टिलाइज़र है उसकी कमी है, दैट मीन्स डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये मार्केट में शॉर्टेज चल रही है, किसानों का ये कहना है। अब देखो डीएपी में लगभग 46% फॉस्फोरस का कंटेंट होता है और डीएपी को फसल की बुआई से पहले ही ज़मीन में मिला दिया जाता है। तो उसमें क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि एक तो रूट स्टैब्लिशमेंट और ग्रोथ, इन दोनों को इंश्योर करने के लिए किसी भी प्लांट की रूट बनवाना, जड़ें बनवाना और उसकी ग्रोथ को इंश्योर करने के लिए फॉस्फोरस कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए डीएपी के अलावा कोई अच्छा सब्सटीट्यूट अवेलेबल है नहीं। तो इस केस में डीएपी की शॉर्टेज है। इसके अलावा एक फार्मर को अगर गेहूं की खेती करनी है ना, तो उस केस में 1 हेक्टेयर ज़मीन की बात की जाए तो उस पर 110 किलोग्राम तो यूरिया की ज़रूरत होगी, 50 किलोग्राम डीएपी की ज़रूरत होगी और 20 किलोग्राम म्यूरिएट ऑफ पोटास की ज़रूरत होती है। तब जा कर के 1 हेक्टेयर पे प्रॉपर जो फर्टिलाइज़र्स की रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो पाती है। पर वही चीज़ है कि अभी जो डोसेज हैं उनकी शॉर्टेज चल रही है और जो फर्टिलाइज़र है वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसकी वजह से किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके अलावा जो फर्टिलाइज़र्स का स्टॉक है उसकी आप स्टेटस देख सकते हो 2018, 19, 20, 21 में, है ना। यूरिया भी है वो भी अब कम है, डीएपी भी देखो लगभग आधा ही रह चुका है स्टॉक के अंदर। इसी तरीके से जो एनपीके सल्फ़र, मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और सल्फ़र, इसका जो फर्टिलाइज़र है मिक्स का, ये भी स्टॉक में कम है। इसी तरीके से म्यूरिएट ऑफ पोटास, इसकी भी कमी है। तो ओवरऑल
फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र से जो डेटा कलेक्ट किया गया है उसके द्वारा। इसके अलावा एक फर्टिलाइज़र दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मान लो आलू की खेती करनी है ना, आलू की खेती करनी है 85 एकड़्स के ऊपर। एक किसान है जिनका इंटरव्यू हुआ है, तो उन्होंने ये कहा है कि लगभग 30 बैग्स तो हमें चाहिए होते हैं डीएपी के, 10 बैग्स चाहिए होते हैं 12:32:16 कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइज़र, जिसमें 12% नाइट्रोजन कंटेंट होता है, फिर फॉस्फोरस कंटेंट होता है और फिर पोटास कंटेंट होता है जो 16% होता है। ठीक है, तो ऐसे में ये जो फर्टिलाइज़र इसकी भी शॉर्टेज हमारे यहाँ पर चल रही है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए ना कि फर्टिलाइज़र 12:32:16 इसमें एनपीके का क्या रेशियो है, तो आप बता देना एनपीके सीक्वेंस में एन 12%, पी 32%, के मतलब पोटास या पोटेशियम 16%। ठीक है, तो इनकी कमी चल रही है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है किसानों को। इसके अलावा आगे चलते हैं। इसके आगे ये है कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को देखते हुए इंडिया प्लान कर रहा है एक मीटिंग की, जिसमें कि जो भी की प्लेयर्स हैं, एक तो नेबरहुड कंट्रीज़ जो कि अफ़गानिस्तान से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, एक तो वो, उनमें आप देख सकते हो पाकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट की प्लेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल रशिया, चाइना, यूएस, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ठीक है, और यूएन के रिप्रेजेंटेटिव, इनको इंडिया इनवाइट करेगा। और इवन पाकिस्तान के भी जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं मोईद यूसुफ, तो हो सकता है उनको भी इनविटेशन मिल जाए, और मिल जाएगा तो ये पहली बार होगा कि कोई पाकिस्तान की तरफ से आप कह सकते हो कि हाई कमान या फिर हाई लेवल विजिट होगी 2016 के बाद में, अब पहली बार। ठीक है, तो ये चीज़ अब देखते हैं बात तो क्या है। बाकी अफ़गानिस्तान का मुद्दा तो सेंसिटिव है ही। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं अफ़गानिस्तान के ऊपर, तो ठीक रहेगा मैपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर अफ़गानिस्तान का मैप है और नेबरिंग कंट्रीज़ के नेम्स भी यहाँ पर क्लियर दिए हुए हैं। ऊपर से अगर देखोगे तो ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजिकिस्तान, और इधर से फिर चाइना छोटी सी बॉर्डर शेयर करता है यहाँ पे, और इंडिया भी हल्की सी छोटी सी बॉर्डर शेयर करता है अफ़गानिस्तान के साथ में, फिर इधर पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है ना, तो ऐसे में आप यहाँ से क्लियर देख सकते हो अफ़गानिस्तान के साथ में सबसे बड़ी जो बॉर्डर शेयर कर रहा है कोई कंट्री, तो वो है पाकिस्तान, जिसका नाम है डूरंड लाइन। और दूसरे नंबर पे अगर देखा जाए तो वो है ईरान और फिर तुर्कमेनिस्तान। तो ये कंट्रीज़ हैं, इनको इंडिया इनवाइट करना चाहता है जिससे कि बातचीत की जा सके अफ़गानिस्तान में भी जो अभी मुद्दे चल रहे हैं। अभी क्योंकि कल देखा कि तालिबान ने तो टेक ओवर कर लिया, उसके बावजूद आईएसकेपी के जो लड़ाके हैं वो अटैक कर रहे हैं, मॉस्क पे अटैक कर दिया, लगभग 40-41 जनों की डेथ हो गई। ऐसे ही पहले भी बम ब्लास्ट होते रहे, कभी एयरपोर्ट पे कभी कहीं, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। अभी भी तालिबान के पकड़ में प्रॉपर नहीं है। तालिबान वैसे तो बोल रहा है कि हम सिक्योरिटी अलर्ट और सिक्योरिटी वाइज अब जल्दी ही चीज़ों को कैप्चर करना, कह सकते हैं ना कि सिक्योरिटी वाइज अब जल्दी ही अच्छा खासा स्वेयर तैयार कर लेंगे, पर अभी तक भी अच्छे से पकड़ में नहीं आ रहा है तालिबान के। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, देखो गिलानी की ग्रैंडसन को सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया है क्योंकि सिक्योरिटी का इशू आ रहा है। जम्मू कश्मीर सरकार, अभी आपको पता है एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, यूनियन टेरिटरी जब से बनाई गई है तब से। तो उसके बाद में सैयद अली शाह गिलानी, ठीक है, जो कि सेपरेटिस्ट थे, उनके ग्रैंडसन की अगर बात करें जिसका नाम है अनीश उल इस्लाम, वो क्या है अभी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, कर रहा है, क्या कर रहा था, कहाँ पे, रिसर्च ऑफिसर था ये, कहाँ पर, शेरी कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, ये गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट है। तो मुद्दा ये है कि अभी इनकी ये जो इस्लाम है इसकी सर्विसेज को टर्मिनेट कर दिया गया है। क्यों किया गया है, एक तो इसके पीछे क्या प्रोविज़न है, देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 311 क्लॉज 2 सब क्लॉज सी, जैसे कि हमें पता है कि जब से जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस रिवॉक किया गया है तब से कश्मीर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीधा अप्लाई होने लग गया है। और उसके बाद में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 311(2) और उसका भी सब क्लॉज है सी, ये अलाउ करता है कि जी अगर नेशनल सिक्योरिटी को कोई थ्रेट है तो आप किसी को भी जॉब से डिसमिस कर सकते हो, उसकी गवर्नमेंट जॉब को टर्मिनेट कर सकते हो अगर नेशनल सिक्योरिटी कोई थ्रेट है तो। वैसे अगर स्टेटमेंट वाइज देखा जाए ना तो ये जो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 है, ये तो क्या कहता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को उसकी प्लेस से या उसकी पोजीशन से डिसमिस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते जब तक कि प्रॉपर कोई इंक्वायरी ना कर दी जाए। तो आर्टिकल 311 क्लॉज 2 ये तो देखो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सिविल सर्वेंट या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, ठीक है। और उसी के अंदर क्लॉज में सब क्लॉज सी ऐड होया हुआ है, वो ये कहता है कि
जो ये क्लॉज 2 है ये अप्लाई नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा जब प्रेसिडेंट या गवर्नर, चाहे जो भी केस है उसके हिसाब से, अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर सेटिस्फाई है कि जो इंडिविजुअल अभी गवर्नमेंट सर्विसेज में लगा हुआ है उसकी सर्विसेज के चलते हमारे स्टेट की सिक्योरिटी, मतलब सरकार की जो सिक्योरिटी है, उसको नुकसान पहुंच सकता है, तो ऐसे में बिना कोई इंक्वायरी किए भी टर्मिनेशन किया जा सकता है। तो मुद्दे को थोड़ा डिकोड करके समझें आप कि हमें पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स होंगे या स्टेट गवर्नमेंट के जो भी ऑफिशियल्स होंगे तो उनका अपॉइंटमेंट किस बेसिस पे होता है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स है ना, उनका अपॉइंटमेंट तो करता है देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और दूसरी तरफ आप स्टेट ऑफिशियल्स की बात करोगे उनके अपॉइंटमेंट होते हैं गवर्नर की बेसिस पे। अब बात यह है कि जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट का मुद्दा है, अब स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, यूटी का मुद्दा है। अब यूटी का मुद्दा है तो सीधा ये किसका रोल आ गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। तो इस केस में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अगर ये लगे, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसकी एड एंड एडवाइस पे काम करता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है ना, तो अगर उनको ये लगे कि किसी भी इंडिविजुअल की सर्विसेज की वजह से स्टेट को, सरकार को ही सिक्योरिटी वाइज कुछ इशू है, तो ऐसे में उस इंडिविजुअल को डिसमिस किया जा सकता है। तो क्लॉज 2 तो प्रोटेक्शन देता है, और उस आर्टिकल 311 का क्लॉज 2 और उसका सब क्लॉज सी है, वो ये कहता है कि टर्मिनेशन किया जा सकता है बिना कोई इंक्वायरी बिठाए। पर हाँ, ये देखना है कि प्रेसिडेंट के ज्यूरिसडिक्शन है तो प्रेसिडेंट रिमूवल के लिए ऑर्डर डिक्लेयर करेंगे, और गवर्नर का ज्यूरिसडिक्शन है तो गवर्नर उसके रिमूवल का जो ऑर्डर है वो डिक्लेयर करेंगे। तो ये एक छोटा सा पॉइंट था, हो सकता है इस पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में तो डेफिनेटली बन ही सकते हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। आगे एक छोटी सी न्यूज़ है क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ये एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि अभी अक्टूबर मंथ है और अक्टूबर मंथ में केरला में फ्लड्स आती हैं, बरसात होती है ज़बरदस्त, और उसमें 5 जनों की डेथ हो जाती है और 15 जने मिसिंग है। 6 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिनको रेड अलर्ट इशू कर दिया गया है आईएमडी के द्वारा। तो आप देख सकते हो क्लाइमेट चेंज का इंडिया जैसे कंट्रीज़ को कितना ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अब डेवलपमेंट के नाम पे किया तो बहुत कुछ, पर वही चीज़ है कि बारिश अब इतनी ज़बरदस्त आ गई तो बारिश को कैसे रोकोगे आप, अब वो बारिश नुकसान कर रही है उसी डेवलपमेंट का। तो ऐसे में एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट दोनों को साथ में लेकर के चलना ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे ही नुकसान हमें देखने पड़ेंगे। इसके अलावा जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के चीफ हैं M.A. गणपति, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि पुलिस को अब खुद से अपने आप को अपग्रेड करना होगा क्योंकि ड्रोन चैलेंजेस लगातार बढ़ रहे हैं। और इसका एक इंसिडेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जम्मू में जो एयरफोर्स का बेस था उसके ऊपर ड्रोन से अटैक किया गया और उसकी वजह से वहाँ पर नुकसान बहुत हुआ है प्रॉपर्टी का। ठीक है, तो ऐसे में ड्रोन्स को टैकल करने के लिए हमें हमारे पुलिस फोर्सेस को अपग्रेड करना ज़रूरी है, ये बताया गया है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है पी चिदम्बरम जी का। इनका कहना है कि माइंडसेट दैट हार्म्स ह्यूमन राइट्स। बेसिकली अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी UNHRC के जो इस्टेब्लिशमेंट डे था उसको एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि अलग अलग तरीके से ह्यूमन राइट्स को इंटरप्रीट किया जाता है और कई जगहों पर ह्यूमन राइट्स को इंटरप्रीट करने के चलते ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो जाता है। तो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात कही है, कोई गलत बात नहीं है। इसके लिए देखो 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक कन्वेंशन भी अडॉप्ट किया था, एक रेजोल्यूशन भी अडॉप्ट किया था जिसका नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में सीधा सा लिखा हुआ है कि एक इंडिविजुअल को क्या क्या अधिकार मिलते हैं एक ह्यूमन होने के नाते, और साथ में क्या क्या उसकी स्वतंत्रताएं बनी हुई हैं। पर सवाल ये है कि क्या एज इट इज़ जो बातें कही हैं वो इंडिया में इम्प्लीमेंट होती है। तो राइटर यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि सिचुएशन थोड़ी सी वर्स है। कैसे? प्रीएम्बल जो है ना इस डॉक्यूमेंट की, UDHR की, वो 1948 में ही बनी थी। सीधा सा ये कहा है कि कोई भी तरीके से अगर ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन करता है, कोई डिसरिगार्ड करता है, तो ऐसे में यूँ मानो कि मैनकाइंड के लिए वो नुकसान है। और ये चीज़ जितनी रेलेवेंट 1948 में हुआ करती थी, एग्जैक्टली उतनी ही रेलेवेंस आज भी देखी जा सकती है 2021 में भी। सवाल यह है कि एक इंडिविजुअल के राइट्स और फ्रीडम है, उसकी बात की जाए तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, डिसेंट, ये सारे अधिकार एक ह्यूमन के पास में रहते हैं और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इस चीज़ को एनविसाज करता है। खैर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर UDHR की। राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि लखीमपुर खेड़ी में जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे तो उनका अधिकार पूरा का पूरा था कि जी हाँ वो कैसे भी करके अपनी बात को एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है, या फिर अपनी जो भी डिमांड्स है उनको रखने के लिए वो अगर इकट्ठा होकर के अगर अपना ओपिनियन शो करना चाहे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर अचानक से एक कॉन्वॉय आता है, कुछ गाड़ियों का स्पीड से आता है और किसानों की उस रैली के ऊपर पीछे से
ऊपर टक्कर मार दी जाती है और एक किसान की डेथ हो जाती है। फिर उस कॉन्वॉय में 3 जनों को पकड़ के उनको किसान लोग मिलकर के मार देते हैं। तो ऐसे में पता पड़ता है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं उनके बेटे उनमें से किसी एक कॉन्वॉय में प्रेजेंट थे। तो सवाल यह है कि ह्यूमन राइट्स की अगर बात की जाए तो आर्टिकल 19 ऑफ यूडीएचआर सीधा सा क्या कहता है, हर एक इंडिविजुअल को राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन और एक्सप्रेशन अवेलेबल है। तो क्या फार्मर्स क्या कर रहे थे वहां पर, अपने ओपिनियन को ही तो शो कर रहे थे ना, कि जो 3 फार्म लॉज आप लेकर के आए हो वो हमारे फेवर के नहीं है, इनको आप हटाओ। आर्टिकल 20 की बात करो, वही ह्यूमन राइट्स की, इसी यूडीएचआर के अंदर ही। इसमें यह है कि हर एक को पूरी फ्रीडम है कि वो पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हैं और अपनी डिमांड के लिए सरकार के ऊपर या फिर कोई भी स्टैब्लिशमेंट है उसके ऊपर दबाव बना सकते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो पीसफुली इकट्ठे होकर के तो अपनी बात पूरी मनवा रहे थे। फिर आ जाता है आर्टिकल 3 ऑफ यूडीएचआर, उसमें यह कहता है कि हर एक इंडिविजुअल को राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और सिक्योरिटी ऑफ पर्सन ये सारी मिल रही है। तो ये स्पीडी व्हीकल आकर के उनके इस फ्रीडम को, इन अधिकारों को खत्म कर रहे हैं कि नहीं, उनकी जिंदगी ले ली, इवन उनकी जो स्वतंत्रता है उसको खत्म करने की कोशिशें की गई है और एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी वो भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो सवाल यह है कि लखीमपुर खीरी में जो किसानों ने अपनी तरफ से बात उठा रखी है तो उसको दबाने के लिए जो काम किए गए वो भी तो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ही है। फिर आगे राइटर बोलना चाह रहे हैं कि अभी जो एक केस है जैसे कि भीमा कोरेगांव का केस था, उसके अंदर भी कुछ इंडिविजुअल्स को अरेस्ट किया गया, बोला कि उनमें से एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, 2 इंडिविजुअल अभी भी जेल में हैं। उनके ह्यूमन राइट्स का क्यों आप वायलेशन कर रहे हो लगातार? क्योंकि उन लोगों ने भी तो अपनी बात, अपनी तरफ से एक तरीके से ऑब्जेक्शन ही तो राइज किया था कि भाई कैसे भी करके हमारी तरफ से भीमा कोरेगांव वाला मुद्दा आपको पता होना चाहिए कि मराठाओं के बीच में और अंग्रेजों के बीच में लड़ाई थी और उसमें अंग्रेजों की तरफ से जो दलित कम्युनिटी के लोग थे वो फाइट कर रहे थे और उसमें मराठा कम्युनिटी के लोगों की डेथ, वो हार हो गई थी। तो इस केस में उनका ये मानना था कि कैसे भी करके हमारी जीत, एक तरीके से अपर कास्ट को दलितों ने हरा दिया था, उस नैरेटिव को लेकर के एक इशू बन गया था। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि जो लोग उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं जो कि उनके लिए अधिकार में आती हैं, उनकी स्वतंत्रता के अंतर्गत आती है, तो आप उनको कैसे वायलेट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और आर्टिकल यूडीएचआर के जो कि यहाँ पर रेलेवेंट है, जिसके अंदर देख सकते हो आर्टिकल 5 ऑफ यूडीएचआर, वो कहता है कि कोई भी इंडिविजुअल क्रुएलिटी, इनह्यूमन और डिग्रेडेड ट्रीटमेंट के लिए सब्जेक्ट नहीं हो सकता। मतलब किसी के साथ में भी आप बुरा अत्याचार वाला व्यवहार नहीं कर सकते हो। आर्टिकल 9 ये कहता है कि किसी को भी आप आर्बिट्रेरी अरेस्ट नहीं कर सकते हो, डिटेन नहीं कर सकते हो या फिर देश निकाला नहीं दे सकते हो, ये भी कहता है। आर्टिकल 10 ये कहता है कि हर एक इंडिविजुअल को फ्री, फेयर और कहता है ना इक्विटेबल राइट है कि उसकी पब्लिक हियरिंग प्रॉपर हो। मतलब चाहे वो कोर्ट की बात हो, कोई ट्रिब्यूनल हो, तो उसके सामने हर एक इंडिविजुअल को खुद को डिफेंड करने का पूरा राइट है और उनको आप मतलब मनमाने तरीके से, सरकार जो है मनमाने तरीके से परेशान नहीं कर सकती है। ये ऑल ओवर जब मतलब जो भी यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स हैं ना उनके ऊपर एप्लीकेबल है ये इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, हर एक कंट्री के लिए एप्लीकेबल है, पर केस हमारा यहाँ पर क्या है, इंडिया का। तो ऐसे में ट्रिब्यूनल जो होगा इम्पार्शियली ट्रीट करेगा, अगर गलत है तो गलत को ट्रीटमेंट उसी तरीके से पनिश किया जाएगा और सही है तो उसको फ्री किया जाएगा। आर्टिकल 11 ये कहता है कि किसी को भी अगर आप कहते हो कि पीनल ऑफेंस है, दैट मीन्स किसी को भी आप ये अक्यूज कर दो कि हाँ जी इस इंडिविजुअल ने ये क्राइम किया है, इसको सजा होनी चाहिए। तो आर्टिकल 11 ये कहता है कि जब तक किसी के खिलाफ में या कोई बंदा गिल्टी साबित नहीं हो जाता है फैक्ट्स के बेसिस पे, तब तक आप उसको इनोसेंट मानोगे। और इसी चीज़ को देखते हुए हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो भी काम करता है। तो पॉइंट यहाँ पर यह आ रहा है कि जो कोई भी आप उठा करके केस देखो, चाहे फार्मर्स का प्रोटेस्ट देखो, चाहे भीमा कोरेगांव केस के अंदर जिन लोगों को जेल में डाल रखा है उनकी बात करो, तो उनके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बोली जा रही है राइटर के द्वारा। तो ये कुछ मुद्दा था, बड़ी अच्छी बातें थी, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट थे। आप भी कभी ह्यूमन राइट्स के ऊपर लिखो तो ऐसे में ये आर्टिकल्स को कोट कर सकते हो इस आर्टिकल से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है इकोनॉमी पेज से कि चाइना से जो इंपोर्ट है ना वो लगातार इतना होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हम जो सेल्फ रिलायंस इंडिया की बात करें, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, तो वो डिफाई करता है, उसको बिल्कुल डिस्कार्ड करता है कि हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं अभी भी। चाइना से ट्रेड की अगर बात की जाए ना तो पिछले साल में जितना ट्रेड शुरुआती 9 महीनों में हुआ था, जनवरी से लेकर सितंबर तक, उसके कंपैरिजन में अभी इसी साल का अगर डेटा देखा जाए तो 49.4% ज़्यादा इंपोर्ट कर चुके हैं हम ऑलरेडी। बायलैटरल ट्रेड है ना वो ऑलरेडी इतना ज़्यादा राइज हो चुका है, जिसमें हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं चाइना से।
ठीक है ना। तो इंडिया का इंपोर्ट देखे चाइना से, तो शुरुआती 9 महीनों की अभी इंपोर्ट लगभग 46.46 बिलियन का हम इंपोर्ट कर चुके हैं। अभी भी 3 महीने तो बाकी हैं इस साल के, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में जितना हम इंपोर्ट करते हैं उसके कंपैरिजन में 51.5% ज़्यादा है। दैट मीन्स, आप फिर से मैं रिपीट करता हूं कि इंडिया चाइना के बीच में बायलैटरल ट्रेड जो 2020 में हुआ था शुरुआती 9 महीनों में, उसके कंपैरिजन में 2021 के शुरुआती 9 महीनों का बायलैटरल ट्रेड 49.4% ज़्यादा है। दूसरी चीज, हम चाइना से जो इंपोर्ट करते हैं वो शुरुआती 9 महीनों में पिछले साल 2020 में जो था उसके कंपैरिजन में 2021 में शुरुआती 9 महीनों का जो इंपोर्ट है चाइना से वो 51.5% राइज हुआ है। क्योंकि पिछले साल हमें पता है कि एक तो गलवान वैली इंसिडेंट हो गया था, तो वैसे थोड़ी हार्ड लाइन पे चल रहे थे हम। दूसरी चीज ये थी कि हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू कर दिया था और कोविड-19 से चलते हमने बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, तो इस केस में पिछली साल का जो इंपोर्ट था वो कम था। अब उस इंपोर्ट को कंपेयर अगर अभी से करें तो बहुत ज्यादा वेरिएशन है। वो कितना है? 51.5% ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं हम चाइना से करंटली अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो इंपोर्ट राइज है, और उसमें भी आप देख सकते हो जो स्मार्टफोन का प्रोडक्शन है उसके लिए जो चिप्स की रिक्वायरमेंट है या टेक्नोलॉजी बेसिस पे जो भी प्रोडक्शन होता है चाइना में, वो हम ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है। अब चाइना के अलावा हमारा बायलैटरल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यूएस हो गया, यूएई, सऊदी अरब और सिंगापुर, इसके साथ में भी अच्छा खासा राइज हो रहा है हमारा ट्रेड। ठीक है, इनके साथ में भी तो सेल्फ सफिशिएंसी या सेल्फ रिलायंट इंडिया की हम बात कर रहे थे, वो थोड़ा सा डाउट में है। अच्छा, इंडिया चाइना ट्रेड की बात करो, 2019 में कितना ट्रेड था इंडिया चाइना के बीच में? 69.66 डॉलर्स की, है ना, मतलब बिलियन यूएस डॉलर की, जिसमें एक्सपोर्ट 13.349 और जबकि इंपोर्ट कितना था? 56.311 बिलियन डॉलर यूएस मतलब बिलियन डॉलर्स, राइट। तो ऐसे में डेफिसिट कितना आ रहा है? 42.9 बिलियन डॉलर्स का डेफिसिट था 2019 में, और 2020 में कितना आ रहा है? 46.549। ठीक है ना। तो पॉइंट क्या रहा है? जनवरी से सितंबर 9 महीने की बात है ये। तो ऐसे में हम इंपोर्ट लगातार कर रहे हैं। सेल्फ रिलायंस की हम बात तो करते हैं, पर वही चीज़ है कि हम सेल्फ रिलायंट अभी हो नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा चाइना से हम क्या क्या इंपोर्ट करते हैं, उनमें एक तो कंपोनेंट स्मार्टफोन के लिए, ऑटोमोबाइल्स के लिए, टेलीकॉम इक्विपमेंट, ठीक है, उनके लिए, प्लास्टिक और मेटेलिक गुड्स, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिससे कि हम ड्रग्स तैयार करते हैं, वैक्सीन क्या, जो भी ड्रग्स तैयार करते हैं, दवाइयाँ तैयार करते हैं, दूसरे केमिकल्स, ये हम मेनली इंपोर्ट किया करते हैं चाइना से। ठीक है, फिनिश गुड है, इंटरमीडिएट गुड है, ये भी अच्छे खासी क्वांटिटी में इंपोर्ट हम किया करते हैं। फिर बात ही आ जाती है कि मोबाइल्स को प्रोड्यूस करने के जो कुछ भी इक्विपमेंट है, जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी है, वो भी हम इंपोर्ट कर लिया करते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो चाइना के अलावा हम दूसरे कंट्रीज से भी अच्छा खासा ट्रेड कर रहे हैं। वैसे देखो चाइना के कंपैरिजन में, देखो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी तो हमारी है, उसमें डाउट नहीं है, इंपोर्ट बेसिस पे, पर जो हमारे लाइक माइंडेड कंट्रीज है ना, जिनके साथ में हमारे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, उनके साथ में इंडिया का ट्रेड चाइना के कंपैरिजन में और ज़्यादा स्पीड से राइज हो रहा है। और वो कंट्रीज कौन कौन से हैं? यूएस, यूएई और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चाइना के साथ में ट्रेड रिलेशनशिप जितनी राइज हो रही है ना, उससे भी ज़्यादा हम इनके साथ में ट्रेड राइज कर रहे हैं अभी करंटली। तो ये एक थोड़ा सा सिल्वर लाइन, अच्छी बात है। इसके अलावा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए हम यूएई, ईयू और यूके, ऑस्ट्रेलिया के साथ में बातचीत में भी एंगेज्ड है। चाइना के साथ क्यों टेंशन थी वो हमने ऑलरेडी देख ही लिया है। इसके अलावा टेलीकम्युनिकेशन, जो भी स्टेट ऑन्ड टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जैसे कि बीएसएनएल, एमटीएनएल, इनको तो कह ही दिया था कि भाई चाइना की जो जेडटीई है या हुएवी कंपनी है उससे हम कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे, किससे नहीं तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। और साथ में गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन डायरेक्ट पॉलिसी को भी देखो, आपको पता होगा, याद होगा कि 2020 में किस तरीके से मॉडिफाई किया था, जिसमें ये था कि जो भी हमारे नेबरिंग कंट्रीज है, अब नेबरिंग कंट्रीज की बात करो तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ से आता है? हमारे यहाँ पर चाइना से ही आता है। तो ऐसे में बोला हमारे यहाँ पर एफडीआई जो भी आ रहा हमारे नेबरिंग कंट्रीज से, बोलो हम गवर्नमेंट पहले उसको प्रॉपरली स्क्रूटनाइज करेगी, फिर उसके बाद में अप्रूवल देगी। दैट मीन्स मेन टारगेट किसका है? चाइना। ठीक है, तो चाइना को कंटेन करने के लिए सरकार ने कदम तो उठाए, पर अभी भी इंपोर्ट पे डिपेंडेंसी हमारी बहुत कुछ है। ये है मेन मुद्दा इस आर्टिकल से। दूसरा जो पॉइंट है इसी पेज के ऊपर, गति शक्ति वाला, जो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं, इसको दोबारा हम रिवाइज नहीं करेंगे, आप खुद से एक बार देख लेना। हाँ, आईएमएफ ने अपनी तरफ से ये कहा है कि देखो गवर्नमेंट ने कोविड रिस्पॉन्स अच्छे से दिया है इंडिया में देखा जाए तो, पर फिर भी अभी टेंशन बनी हुई है क्योंकि कोविड-19 अभी बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है। वैसे आईएमएफ के हिसाब से
इंडियन इकोनॉमी 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 9.5% की रेट से ग्रो करेगी, जबकि 2022-23 में कितनी हो जाएगी इंडिया की ग्रोथ रेट 8.5%। पर वही चीज़ है, कोविड-19 का कुछ कह नहीं सकते कब बाउंस बैक कर जाए, कब इशू आ जाए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम आ गए वर्ल्ड पेज पे। वर्ल्ड पेज पे एक तो देखो कल छोटी सी न्यूज़ मिस हो गई थी, पर वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि यूके के एक एमपी को छुर्रा घोंप घोंप करके और मार दिया गया जब वो चर्च में गए। तो ऐसे में जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो यूके पुलिस के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये एक टेरर अटैक था, और इसी चीज़ को लेकर के अब सिक्योरिटी कंसर्न्स ब्रिटेन में भी राइज होने लग गए हैं कि इस तरीके से अगर एमपीज को, जो भी एलिट्स हैं या फिर आप कह सकते हो जो भी इलेक्टेड इंडिविजुअल्स हैं, उनकी सिक्योरिटी अब हमें इंश्योर करनी पड़ेगी। मॉस्क पे जो अटैक हुआ था तालिबान में, शिया मॉस्क पे, उसको आईएस ने क्लेम किया है कि हमने अटैक किया है। देखो अभी क्या चल रहा है समझ ही नहीं आ रहा। खैर आगे आ जाओ। नासा ने एस्ट्रॉइड स्टडी के लिए एक अपना स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जिसका नाम है ल्यूसी। ठीक है ना, तो नासा का है और ये लगभग 12 साल की क्वेस्ट पे निकला है और एक्सप्लोर करेगा एस्ट्रॉइड्स के बारे में पूरी डिटेल, और मेन फोकस रहेगा जुपिटर के आसपास में जो ट्रोजन एस्ट्रॉइड है उसके ऊपर। ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स हैं उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, ल्यूसी नाम किस बेसिस पे दिया है? ल्यूसी नाम लगभग 50 साल पहले इथियोपिया में एक ह्यूमन एंसेस्टर मिला था, ठीक है, जिसका माना जाता है कि वो लगभग 3.2 मिलियन ईयर्स पुराना इंडिविजुअल, मतलब वो था, है ना, हमारा एंसेस्टर, ह्यूमन एंसेस्टर, और उसका स्केलेटल मिला था और उसको ल्यूसी बोला गया था उस टाइम पे। ठीक है, तो इथियोपिया, ल्यूसी, ठीक है, 3.2 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अच्छा, आसियान के बारे में आपको एक बार पढ़ना है, इस ग्रुपिंग के बारे में। मुद्दा जो था वो हमने पहले देख ही लिया था कि आसियान ने जो मिलिट्री लीडर हैं, जुंटा लीडर, जिनका नाम है जनरल मिन ओंग ल्यांग, ठीक है, तो उनको इनवाइट नहीं किया गया है आसियान की जो मीटिंग हो रही है उसके अंदर। ठीक है, ये पहली बार, मतलब बहुत रेयर होता है कि जब आसियान इस तरीके से म्यांमार के मिलिट्री लीडर्स को नहीं बुलाते हैं। आगे चलते हैं। स्पोर्ट्स पेज पे देखा जाए तो योर सिंपली MS धोनी, ये तो आपको पता ही है कि अभी चेन्नई सुपर किंग्स चौथा टाइटल जीत चुकी है। कल हमने इसके बारे में पूरी डिटेल देख ली थी। इसके अलावा एक छोटी सी इधर न्यूज़ आप देख सकते हो साइड में, सौराष्ट्र के अवी बारोत, ये अभी T20 टीम के, आप कह सकते हो सौराष्ट्र रणजी टीम के, आप कह सकते हो कैप्टन थे, अंडर 19 टीम के भी कैप्टन रह चुके हैं। इन्होंने अभी 5 दिन पहले 43 बॉल्स पे 72 रन स्कोर किए थे और अब इनके कार्डियक अरेस्ट आने की वजह से इनकी डेथ हो गई, हार्ट अटैक आना। भाई लाइफ का कुछ कह नहीं सकते, और यूथ में ज़्यादा हार्ट अटैक्स के ये केसेस देखे जा रहे हैं इंडिया में। हम लोग शायद ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग गए हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके पीछे वजह क्या होती है? देखो स्ट्रेस कब होता है, सिंपल सी बात है, थोड़ी स्पिरिचुअलिटी की बात करूँगा, आप थोड़ा प्रैक्टिकली समझें इस चीज़ को, कि जब इंसान अपनी ज़रूरतों को बढ़ा लेता है और उसके हिसाब से एफर्ट्स नहीं कर पाता है तो वो एक कारण बन जाता है स्ट्रेस का। जैसे आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो आप स्ट्रेस में आकर के पढ़ाई मत करो, ज़िंदगी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। अगर जियोगे तो बहुत कुछ कर लोगे, और नहीं जियोगे और फिर बाद में मतलब ही नहीं बनता किसी चीज़ का। तो पॉइंट इतना सही आ रहा है कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है ना, सबसे पहले तो उसके हिसाब से आप एफर्ट्स लगानी शुरू करो। आप बनना चाहते हो IAS, IPS, IRS, IFS, कुछ भी बनना चाहते हो, तो उसके लिए आप सबसे पहले तो ये इवैल्यूएट करो कि क्या आपकी कंडीशंस आपने उस तरीके से क्रिएट कर रखी है जो कि फेवरेबल हो इन एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। दूसरी ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या आप इतना साइकोलॉजिकली या मेंटली इतना स्टेबल हो कि अगर कोई भी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से आपको झटके लगे ज़िंदगी में, तो आप सर्वाइव कर पाओगे। देखो ये एग्ज़ाम होता है ना, इतना डिफिकल्ट क्यों होता है पता है? देश को चलाने के लिए जो स्टील फ्रेम है वो है इंडियन ब्यूरोक्रेसी। इंडिया को चलाने की अगर बात करें, पिछले 75 सालों में इंडियन ब्यूरोक्रेसी ने बहुत कुछ हैंडल किया है, ठीक है ना। तो इस केस में जिस तरीके का बर्डन है ना, जिस तरीके का कंधों पे वजन उठाना होता है ब्यूरोक्रेसी को, है ना, ब्यूरोक्रेट्स को, उस हिसाब से उनका साइकोलॉजिकल लेवल, मेंटल स्टेटस उनका उसी तरीके से बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए होता है। वीक लोगों की ज़रूरत नहीं होती है, समझ गए। एक तो होता है देखो एलिमिनेशन, एक होता है सिलेक्शन। ये जो एग्ज़ाम है ये सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से है, एलिमिनेशन नहीं होता है यहाँ पर। सिलेक्शन का मतलब कि हमें क्वालिटी इंडिविजुअल्स चाहिए, और जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है वो लोग बेकार क्वालिटी के नहीं है, ऐसा नहीं होता है।
अब मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैं एक बार एसएसबी गया था भोपाल नेवी के लिए, है ना। तो उसमें एक ही चीज़ समझाई गई थी। बोला अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका मतलब आप इस जगह के लिए सूटेबल नहीं हो, बस। बाकी आप दूसरी जगहों के लिए बहुत सूटेबल हो सकते हो जहां पर आप अपने करियर को एक्सप्लोर कर सकते हो। ये चीज़ हमें पहले बताई गई थी। फिर उसके बाद में आगे की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी। फिर हम लोग लगभग 94 इंडिविजुअल्स थे। उसके बाद में आप मान के चलो हम कॉन्फ्रेंस राउंड तक पहुंचे थे। तो कॉन्फ्रेंस राउंड तक 26 जने पहुंचे थे, है ना। फर्स्ट राउंड के अंदर सारे आउट हो गए थे, 26 जने बचे थे। फिर उसके बाद में 26 जनों को फिर फाइनल कॉन्फ्रेंस राउंड तक पहुंचाया गया। फिर उसमें से किसी को भी देखो मेडिकल के लिए रिकमेंड नहीं किया था, आगे रिकमेंडेशन नहीं हुई थी कॉन्फ्रेंस राउंड में। हमारा बैच तो पूरा वॉश आउट हो गया था। तो पॉइंट मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो ना, यहाँ पर सिलेक्शन के लिए काम होता है, ना कि एलिमिनेशन के लिए। ठीक है। हाँ, वो बात ठीक है कि आजकल भीड़ बहुत ज़्यादा आने लगी। जो लोग नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो भी फॉर्म भर देते हैं, उठा के मुंह चल देते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। चलो, सबका अपना अपना अधिकार होता है। पर मेरा पॉइंट इतना सही यहाँ पे निकल के आता है कि जिस एग्ज़ाम को आप ड्रीम ले रहे हो ना, उस एग्ज़ाम के लिए पहले मेंटली स्टेबल तो हो आपको। आप पढ़ कहाँ रहे हो, एक रूम में पैक होकर के। आज की ब्यूरोक्रेसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वो देखो आप, कि जब भी आप तैयारी कर रहे हो, कि तैयारी करने के लिए हम ना तो कोचिंग्स में जा रहे हैं, ना वहाँ पर 1-to-1 पीयर हमारा कोई इंटरेक्शन हो रहा है। चलो कोचिंग छोड़ो, आप तैयारी करने के लिए भी एक पैक रूम के अंदर मैक्सिमम तैयारी करते हो, या 2-3 जनों की मैं रिकमेंडेशन देता हूँ कि हाँ 2 से 3 जनों का आप ग्रुप बना करके तैयारी करो। पर वहाँ पर मुश्किलें क्या आ जाती है कि आपको जनता को डील करना होता है। एक बार इमेजिन करो लखीमपुर खेरी के अंदर जो वायलेंस हुआ, या फिर अभी जो एक दलित सिख की डेथ हुई है, उस केस को आप कैसे मैनेज करोगे? भीड़ बिल्कुल गुस्से में है, तभी तो एथिक्स पढ़ाई जा रही है हमें। चैलेंजेस बहुत हैं। और आज जो एग्ज़ाम क्रैक करने में जितनी मेहनत कर रहे हो ना, ये मान के चलो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी होती है जब आप सर्विसेज में होते हो। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि आईएएस बनने के बाद में आप बड़ी शांति की ज़िंदगी जियोगे, या आईपीएस बनने के बाद में आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेसेस रहेगी अगर आप सीरियस होकर काम करोगे। नहीं तो आपको पता ही है फिर कि सरकार बिल्कुल अलर्ट है इस चीज़ को लेकर के कि जो नॉन फंक्शनिंग लोग हैं, जो अच्छा काम नहीं करना चाहते हैं, बोलो उनको फिर हर 15 साल में टेस्टिंग करवा करके और एलिमिनेट कर देंगे। तो वो एक चैलेंजेस, कंपटीशन हमेशा बना रहेगा। कंपटीशन की कमी नहीं है इस धरती पे, है ना। तो आप मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपको पता है चैलेंजेस आएंगे और फिर ये स्ट्रेस बनेगी, और स्ट्रेस की वजह से फिर हम साइकोलॉजिकली वीक होते चले जाएंगे, फिजिकली वीक होते चले जाएंगे, और फिर चाहे कितनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएं फिर मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। तो पॉइंट बस जो था मेरा वो आप समझ चुके होंगे आई गेस, कि तैयार करो खुद को। सपना जो देख रहे हो उस सपने के हिसाब से अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ आप झूठ बोल रहे हो खुद से। सबसे बड़ा झूठ क्या है कि मैं बनना तो आईएएस चाहता हूँ और पढ़ाई मेरे से ज़्यादा नहीं होती। तो इससे इससे आप केवल और केवल स्ट्रेस लोगे, दूसरों से खुद को कंपेयर करते रहोगे, खुद की कोई स्ट्रेंथ है उसको आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो। तो आत्ममंथन करो भाई खुद का, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक छोटी सी न्यूज़ हो रहा है ना, उसमें आप देख सकते हो यहाँ पर नेपाल को इंडिया ने SAAF कंपटीशन में फाइनल में हरा दिया और इंडिया जीत चुका है SAAF टाइटल को। अब इसमें क्या है, जो सुनील छेत्री इंडिया के जो फुटबॉलर हैं, उन्होंने लियोनल मेसी की बराबरी कर ली है। कैसे? इंटरनेशनल गोल करने की बात की जाए ना, तो लियोनल मेसी ने भी 80 गोल कर रखे हैं और सुनील छेत्री ने भी 80 गोल कर लिए हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। अब देखो, नेपाल और इंडिया के बीच में मैच हो रहा है तो इंटरनेशनल मैच ही ना, वो लेवल चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं। तो सेम चीज़ यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो कि जी लियोनल मेसी की बराबरी अभी गोल्स में किसने की है, तो सुनील छेत्री ने की है। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी सी फिलॉसफी इनकी, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो, मैं स्पिरिचुअल वर्ड बोल गया, स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा हटा देना आप अपनी लाइफ से, है ना। हम बात करेंगे फिलॉसफी की, है ना, मेटाफिजिक्स की। तो अध्यात्म की बात करते हैं ना, मेटाफिजिकल सिस्टम की, फिलॉसफी की। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था कि ये जो आपके सामने रेसलर है ना, रवि दहिया, इनकी ज़िंदगी में भी बहुत कम उतार चढ़ाव नहीं आए, पर टोक्यो में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। बस एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखा है इन्होंने, ये चीज़ बताई जा रही है। अच्छा, एक पॉइंट और आ गया कि जो सन टेम्पल है ना मोढेरा गुजरात में, वहाँ पर अब सोलर पैनल से जनरेटेड जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उससे डेकोरेशन किया जाएगा। तो ये अपने आप में टूरिस्ट के लिए बहुत बड़ा अट्रैक्शन रहने वाला है। तो अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है कि सन टेम्पल्स कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं,
नितिन सिंघानिया बुक में देख सको तो वो बताना, बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ जिससे आप अपने दोस्तों की भी हेल्प कर सको। ठीक है, तो इस डिस्कशन में जो भी कंटेंट था उसको हमने देखा, कुछ एडिशनल 2-3 चीज़ें मैंने बतानी थी वो बता दी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।